दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेल डिवीज़न यानी कि कोशिका विभाजन। और कोशिका विभाजन के अंतर्गत हमारा आज का जो टॉपिक है वो है माइटोसिस यानी कि समसूत्री विभाजन। और ये जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं ये टॉपिक आपके बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी के यूनिट 4 से लिया गया है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि सेल डिवीज़न यानी कि कोशिका विभाजन होता क्या है। A cell divides itself to form a many new cells. This is called cell division. कहने का मतलब ये है कि जब एक कोशिका अपने आप को विभाजित करके बहुत सारी नई कोशिका बनाती है तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं कोशिका विभाजन। तो यहाँ पर आपको बता दें कि जिन कोशिकाओं में विभाजन होता है उन कोशिकाओं को हम बोलते हैं पेरेंट सेल या फिर मदर सेल, हिंदी में बोलते हैं उसे हम मातृकोशिका। और जो नई कोशिकाएं बनती हैं उन्हें हम बोलते हैं डॉटर सेल, हिंदी में कहते हैं संतति कोशिका। तो इस तरह से देखा जाए तो जो पुरानी कोशिका होती है उसे हम बोलते हैं मदर सेल, और पुरानी कोशिका से जो नई कोशिका बनती है उसे हम बोलते हैं डॉटर सेल। और आपको बता दें कि सबसे पहले सेल डिवीज़न को 1855 में विर्चाउ ने देखा था। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं सेल डिवीज़न के टाइप्स की। तो कोशिका विभाजन जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला है समसूत्री विभाजन जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं एमाइटोसिस डिवीज़न। दूसरा है समसूत्री विभाजन जिसे इंग्लिश में बोलते हैं माइटोसिस डिवीज़न। और तीसरा है अर्धसूत्री विभाजन जिसे इंग्लिश में बोलते हैं मियोसिस डिवीज़न। तो आपको बता दें कि जो एमाइटोसिस डिवीज़न है ये प्रायः प्रोकैरियोटिक सेल में देखने को मिलता है। और जो सूत्री विभाजन है जिसे हम समसूत्री विभाजन भी कहते हैं ये आपको सोमैटिक सेल जिसको हम बोलते हैं कायिक कोशिका, तो इन कोशिकाओं में होता है सूत्री विभाजन। इस बात को याद रखिएगा कि जो समसूत्री विभाजन होता है वो सोमैटिक सेल में होता है। वहीं अगर हम बात करें अर्धसूत्री विभाजन की तो अर्धसूत्री विभाजन कहाँ पर होता है, जो जनन कोशिकाएं होती है, जो जर्म सेल होती है, उन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन देखने को मिलता है। तो आपके सिलेबस में केवल माइटोसिस और मियोसिस यानी कि केवल समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन ही पढ़ने हैं। तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल से जानेंगे समसूत्री विभाजन के बारे में। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं माइटोसिस डिवीज़न के खोज के बारे में। तो समसूत्री विभाजन प्रक्रिया यानी कि माइटोसिस को सबसे पहले जंतु कोशिका में एक जर्मनी वैज्ञानिक थे वाल्थेयर फ्लेमिंग, तो इन्होंने 1879 में एनिमल सेल में सबसे पहले समसूत्री विभाजन को देखा था। और वाल्थेयर फ्लेमिंग ने 1882 में इस प्रक्रिया को नाम दिया माइटोसिस। आपको बता दें कि हमारे शरीर में जनन कोशिकाओं को छोड़ दिया जाए तो सभी में आपको माइटोसिस डिवीज़न ही देखने को मिलेगा, यानी कि जो माइटोसिस डिवीज़न है ये सोमैटिक सेल में होता है। अब यहाँ पर बात आती है कि माइटोसिस डिवीज़न होता क्या है। तो आपको बता दें कि माइटोसिस डिवीज़न में एक मदर सेल से 2 डॉटर सेल बनते हैं। कहने का मतलब ये है कि समसूत्री विभाजन में एक कोशिका से केवल 2 ही कोशिकाएं बनती है। और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो डॉटर सेल है और जो मदर सेल है दोनों में गुणसूत्रों की संख्या जो है यानी कि जो क्रोमोसोम नंबर है वो बराबर होती है। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर ये जो मदर सेल है अगर इसमें गुणसूत्र की संख्या 20 है तो इससे बनने वाली जो नई डॉटर सेल है उनमें भी गुणसूत्रों की संख्या 20 ही होगी। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि समसूत्री विभाजन किन अवस्थाओं से होकर गुजरता है और इसके विभाजन की कौन कौन से प्रोसेस हैं। तो आपको बता दें कि समसूत्री विभाजन में 2 अवस्थाएं होती हैं। पहला है इंटरफेज जिसे हिंदी में कहते हैं अंतरावस्था, और दूसरा अवस्था है सूत्री विभाजन जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं माइटोसिस फेज। तो याद रखिएगा कि जो समसूत्री विभाजन है वो 2 चरणों से होकर गुजरता है, इंटरफेज और माइटोसिस फेज से। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि इंटरफेज होता क्या है और इसमें कौन कौन से इवेंट होते हैं। तो आपको बता दें कि जो इंटरफेज है इस फेज में कोई भी कोशिका का विभाजन नहीं होता, यानी कि इसमें कोई भी नई कोशिका नहीं बनती। तो बात आती है कि इसमें होता क्या है। तो आपको बता दें कि जब एक कोशिका विभाजन से दूसरा कोशिका विभाजन स्टार्ट होने वाला है तो उस बीच के जो इंटरवल है, उस बीच का जो दौर है उसे हम बोलते हैं इंटरफेज।
यह पूरे कोशिका विभाजन का लगभग 95% समय लेता है और ये फर्दर 3 और फेज़ में डिवाइड है। तो सबसे पहला फेज़ है G1 फेज़, जिसे हम बोलते हैं गैप 1 फेज़। दूसरा है S फेज़, जिसे हम बोलते हैं सिंथेसिस फेज़। और तीसरा है G2 फेज़, जिसे हम बोलते हैं सेकेंड गैप फेज़। तो G1 फेज़ में होता क्या है, आपको बता दें कि जो कोशिका विभाजित होकर आई है, जो नई कोशिका बनी है, वो G1 फेज़ में साइज़ में बड़ी होती है, यानी कि सेल का ग्रोथ होता है। अब बात करें एस फेज़ की, तो एस फेज़ में क्या होता है कि जो डीएनए था वो डीएनए अब रिप्लिकेट होकर नए डीएनए का निर्माण करेगा, इसलिए इसे हम बोलते हैं सिंथेसिस फेज़। और वहीं अगर हम बात करें G2 फेज़ की, तो इस फेज़ में जो कोशिका थी अब तैयार हो गई है अगले विभाजन के लिए, यानी कि जहां G2 फेज़ आता है उसके तुरंत बाद कोशिका विभाजन स्टार्ट हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं M फेज़। तो इंटरफेज़ के बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं माइटोसिस फेज़, यानी कि M फेज़ की। तो माइटोसिस में देखा जाए तो कोशिका का विभाजन होता है, यानी कि एक कोशिका से 2 कोशिकाएं बनती हैं। अब ये जो स्टेप है इसको पुनः 2 भागों में बांटा गया है। पहला है कैरियोकाइनेसिस, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं केंद्रक विभाजन, और दूसरा है साइटोकाइनेसिस, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं कोशिका विभाजन। तो कैरियोकाइनेसिस में होता क्या है कि इसमें केंद्रक विभाजित होता है, यानी कि एक केंद्रक से आप देखेंगे तो 2 नए केंद्रक का निर्माण हो जाता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं केंद्रक विभाजन। तो अगर आप कैरियोकाइनेसिस को पढ़ेंगे तो कैरियोकाइनेसिस में 4 स्टेज है, प्रोफेज़, मेटाफेज़, एनाफेज़ और टीलोफेज़, जिसके बारे में हम आगे डिटेल से जानेंगे। वहीं अगर हम बात करें साइटोकाइनेसिस की, यानी कि कोशिका विभाजन की, तो इस फेज़ में जो नए 2 न्यूक्लियस बने होते हैं, इन दोनों न्यूक्लियस के बीच में एक वॉल बन जाती है, जिससे कि एक कोशिका से अब 2 नई कोशिकाएं बन जाती है, यानी कि एक मदर सेल से 2 डॉटर सेल बन जाते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि M फेज़ में 2 स्टेज होते हैं, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस में जैसा कि मैंने बताया था 4 स्टेज होते हैं, जिसमें क्या आता है प्रोफेज़, मेटाफेज़, एनाफेज़ और टीलोफेज़। तो आइए इनके बारे में हम डिटेल से एनिमेशन के थ्रू समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोफेज़ की। तो प्रोफेज़ माइटोसिस डिवीज़न का सबसे लंबा स्टेज है। तो इसमें सबसे पहले जो क्रोमैटिन है वो कंडेंस होकर क्रोमोसोम के फॉर्म में आ जाते हैं, यानी कि गुणसूत्र का रूप ले लेते हैं। और प्रोफेज़ के स्टार्टिंग स्टेज में जो न्यूक्लियोलस है, यानी कि जो केंद्रिका है, वो गायब हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है, और गुणसूत्र के दोनों ही सिस्टर क्रोमैटिड्स एक दूसरे से सेंट्रोमियर के द्वारा जुड़ जाते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो प्रोफेज़ स्टेज में पहली बार गुणसूत्र दिखाई देने लगते हैं, उनके क्रोमैटिड्स दिखाई देने लगते हैं, उनके सेंट्रोमियर दिखाई देने लगते हैं। तो इस तरह से जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं ये एक दूसरे से सेंट्रोमियर के द्वारा जुड़ जाते हैं। अब इसके बाद होता क्या है कि सेंट्रियोल से फॉर्मेशन होने लगता है स्पाइंडल फाइबर का। अब होता क्या है कि धीरे धीरे सेंट्रियोल दोनों ही अपोजिट साइड पर जाने लगते हैं, यानी कि विपरीत ध्रुवों पर जाने लगते हैं, और इसके स्पाइंडल फाइबर जो होते हैं वो बढ़ने लगते हैं। और इस तरह से प्रोफेज़ के अंत तक और मेटाफेज़ के आने तक जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो ख़त्म हो जाता है, और जितने भी क्रोमोसोम थे वे सभी काइनेटोकोर के द्वारा स्पाइंडल फाइबर से जुड़ जाते हैं। अब प्रोफेज़ के बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं मेटाफेज़ की। तो प्रोफेज़ ख़त्म होने के बाद जब मेटाफेज़ आता है तो जो क्रोमोसोम होते हैं वे स्पाइंडल फाइबर के ऊपर सज जाते हैं और एक इक्वेटर पर, यानी कि कोशिका के बीचों बीच अरेंज हो जाते हैं। तो इस तरह से दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स अपोजिट पोल पे सजे हुए होते हैं। मेटाफेज़ के बाद नेक्स्ट आता है एनाफेज़। तो एनाफेज़ स्टेज जो होता है ये सबसे छोटा स्टेज है। तो इस फेज़ में जो स्पाइंडल फाइबर है वो सिस्टर क्रोमैटिड्स को अपोजिट पोल पे खींचता है, जिसके वजह से जो सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं वो टूट जाते हैं, और इस तरह से जो सिंगल स्टैंडर्ड क्रोमोसोम है ये वी शेप्ड, एल शेप्ड बनाकर अपोजिट पोल पर चले जाते हैं। यहाँ पर एक नाम में आप सभी को बहुत डाउट होता है, सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल। तो इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है मैं आपको बता दूं। जो स्पाइंडल फाइबर का फॉर्मेशन करता है वो है सेंट्रियोल, और क्रोमोसोम के बीच में जो पाया जाता है वो है सेंट्रोसोम।
याद रखिएगा कि जो सेंट्रियोल है ये अपोजिट पोल पर पाया जाता है और ये एनिमल सेल में ही होता है। अब एनाफेज के बाद नेक्स्ट और लास्ट हम बात करते हैं टीलोफेज की। तो टीलोफेज में होता क्या है कि जो अपोजिट पोल पर क्रोमोसोम है और उसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस का फॉर्मेशन फिर से हो जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि माइटोसिस के कैरियोकाइनेसिस में कैसे कोशिका के न्यूक्लियस में डिवीज़न हुआ। अब कैरियोकाइनेसिस के बाद अगली बारी है साइटोकाइनेसिस की। तो साइटोकाइनेसिस में होता क्या है, तो साइटोकाइनेसिस में जो दो न्यूक्लियस बने थे, अब उन दोनों न्यूक्लियस के बीच में क्या होगा, डिवीज़न होगा, जिससे कि एक सेल से अब क्या बनेंगे, दो डॉटर सेल बन जाएंगे। यहाँ पर मैं बता दूं कि अगर एनिमल सेल होता है तो उसमें दो सेल के बीच बनता है सेल फरो यानी कि कोशिका खाँच, और वहीं अगर प्लांट सेल होता है तो उनमें बनता है सेल प्लेट। अब बात करते हैं कि माइटोसिस का हमारे लिए क्या बेनिफिट है। तो हम आपको बता दें कि समसूत्री विभाजन के द्वारा ही हमारी जो हाइट होती है वो बढ़ती है। दूसरा इम्पॉर्टेंस ये है कि जब भी हमें चोट लगता है तो चोट लगे हुए स्थान पर जो नई कोशिकाएं होती हैं, यानी जो कटे फटे टिश्यू होते हैं, सेल होते हैं, उनका मरम्मत भी समसूत्री विभाजन के द्वारा ही होता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जो कि माइटोसिस यानी कि समसूत्री विभाजन पर आधारित था, वो ख़त्म होता है। आई होप कि आपका माइटोसिस से जुड़ा हुआ जितना भी डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।